कभी सोचा है एक कॉफी कप लेके तुम शांत बैठ जाते हो। स्क्रीन पे कहानी चलती है, राज खुलते हैं, पर जब कहानी इतनी गहरी हो जाए कि तुम्हारे हाथों का कॉफी कप भी डर के मारे क्रैक हो जाए। वेलकम टू द क्रैक्ड कॉफी कप शो। तो आप सब लोग आराम से अपना कॉफी कप लेके बैठ जाइए, लेकिन याद रहे, आज की कहानी सिर्फ दिमाग पे नहीं, शायद आपके कप पे भी कोई क्रैक छोड़ जाए। एक शांत सी झील, एक छोटा सा टैंक और एक राज जो 60 साल बाद भी जिंदा है। एक बर्थडे नाइट को चार दोस्त निकले थे सिर्फ थोड़ी मस्ती के लिए, जिनकी सुबह तो हुई लेकिन धूप नहीं निकली। मिला तो बस खौफ, लहू और एक टेंट जो बाहर से टूटा हुआ था। जहाँ हवा कभी फूलों से बातें करती थी, पानी शाम के वक्त चांदनी को छू लेता था, पेड़ खड़े रहते थे जैसे किसी पुरानी कहानी के राख हो। सब कुछ था शांत, खूबसूरत, और उस रात ये सुकून चीख बन गया। माइला इरमेली ब्योगलर, एंजिया जूली की माखी, सेपो बॉयजमान और नील्स गुस्टाफसन निकले थे एक परफेक्ट रोमांटिक कैंपिंग ट्रिप पर। एक बाइक पर सेपो और उसकी गर्लफ्रेंड एंजिया, और दूसरी बाइक पर नील्स और उसकी गर्लफ्रेंड माइला। सब लोग निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन बॉर्डम लेक के लिए। बॉर्डम लेक पर पहुंचकर ये लोग टेंट लगाते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, अपनी बर्थडे नाइट को एंजॉय करते हैं। ए वीकेंड गेटवे, बट डार्कनेस वाज ऑलरेडी लाइनिंग द ट्रीज। तकरीबन सुबह 4 से 6 बजे के आसपास टेंट के अंदर ही 3 लोगों पे किसी ने अटैक किया। उन्हें ब्रूटली स्टैप किया गया। टेंट बाहर से फटा हुआ था, जो कि क्लियर साइन था ये अटैक बाहर से हुआ था। माइला पर सबसे ज्यादा वार हुए थे। शी गॉट 15 प्लस वुंड्स। सुबह 11 बजे के आसपास कारपेंटर एस्को जोनासन ने बॉडीज देखी। उसने देखा 3 लोगों का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, और एक लड़का टेंट के बाहर पूरी तरीके से घायल पड़ा है। उसका जॉ और फेशियल बोन्स फ्रैक्चर थे। दोपहर तक पुलिस आई और नील्स को पास ही के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब क्योंकि नील्स बहुत बुरी तरीके से घायल था, तो उसे रिकवर करने के लिए लगभग 1 महीना लग गया। और उस दौरान पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लग गई। कुछ लोकल से पूछताछ और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन की। वहां बाइक्स की कीज गायब थी, जबकि बाइक्स वहीं पास में खड़ी थी। और माइला की एक पर्सनल डायरी मिली, जिसमें से ज्यादा कुछ खास पता नहीं चल पाया। डायरी के अकॉर्डिंग माइला रात को 2 बजे तक सो गई थी। अब एक रात में इतनी बड़ी घटना हो गई तो पुलिस, जनता, सबके सब कंफ्यूज थे, सबके सब हैरान थे। हत्यारे के इरादे कुछ साफ
पता नहीं चल पा रहे थे। क्या ये रॉबरी थी, क्या ये रिवेंज था, या फिर बेट्रिया, और ही वाज जस्ट ए रैंडम साइको। नील से पूछताछ के बाद पुलिस और कंफ्यूज हो गई। उसका कहना था, आई saw a figure in black with glowing red eyes। कुछ बर्ड वाचर्स का भी यही कहना था कि सुबह 6 बजे उन्होंने टेंट गिरता हुआ देखा और एक ब्लॉन्ड फिगर पीछे से भागता हुआ दिखा। इस केस में 3 लोगों को प्राइम सस्पेक्ट माना गया। पहला सस्पेक्ट, कार्ल किलस्ट्रोम, एक ऐसा इंसान जिसे खुद झील का गार्ड माना जाता था। एक लोकल कियोस्क ओनर जिसे लोग कियोस्क मैन के नाम से भी जानते थे। कियोस्क एक टाइप का ठेला होता है जहाँ सिगरेट वगैरह मिलती है। वो कैंपर से बहुत चिढ़ता था, उन पे कभी कभी पत्थर फेंकता था, टेंट फाड़ देता, और जो शोर शराबा करने वाले विजिटर्स होते थे उनको डराने में उसे बड़ा मजा आता था। इन्हीं हरकतों की वजह से पुलिस के शक के दायरे में पहला इंसान कार्ल ही आया। बट पुलिस ने उसकी वाइफ के एलिबाई को माना। वो कह रही थी कार्ल रात भर घर पर ही था। इसी दौरान जब ये सब चल रहा था, एक दूसरा इंसान और सामने आया, हांस एसमैन, एक ऐसा आदमी जो पहले जर्मन आर्मी में था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये केजीबी से भी जुड़ा हुआ था, जो कि अब फिनलैंड में सेटल हो गया है। वो एक हॉस्पिटल असिस्टेंट के रूप में काम करता है। 6 जून 1960, जस्ट ए डे आफ्टर मर्डर्स, ये बंदा खून से सने कपड़ों, कुछ चोट के निशानों और गंदे नाखूनों के साथ हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर्स ने कहा he was pretending to be unconscious। टेंट के आसपास कुछ लोगों ने एक टॉल ब्लॉन्ड मैन को देखा था। हांस उस डिस्क्रिप्शन से परफेक्ट मैच करता था। हांस ने बाद में अपने बाल कटवा लिए और मूंछ भी हटा दी राइट आफ्टर द मर्डर, जो कि एक स्ट्रेंज एक्ट था। हॉस्पिटल ने पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, बट पुलिस ने केस में हांस का कभी नाम रजिस्टर ही नहीं किया। मे बी पॉलिटिकल कनेक्शंस, और मे बी लैक ऑफ एविडेंस, या फिर कुछ और कवर अप। जब जर्नलिस्ट ने ये एंगल उठाया, तब भी अथॉरिटीज ने ये एंगल को डिसमिस कर दिया। इस केस में कुछ प्रोग्रेस ना दिखने की वजह से इसे टेम्पररी क्लोज कर दिया गया। लेकिन 1969 में इस केस में फिर से हलचल हुई। कार्ल द कियोस्क मैन लेक बोर्डम में डूब के अपनी जान गंवा देता है। कार्ल ने मरने से पहले अपने किसी पड़ोसी के सामने कन्फेस किया कि उसने ही वो मर्डर्स किए थे, और मर्डर के सिर्फ कुछ दिन बाद उसने अपने कुएं को कंक्रीट से भर दिया। मे भी सबूत वहां दफन किए थे। वो जब ये बातें बोल रहा था उस टाइम पर ड्रंक था, और उसकी पत्नी ने बाद में पुलिस से ये कन्फेस किया कि उसने डर के मारे झूठ बोला था।
काल ने धमकी दी थी, अगर सच बताया तो मारेगा। पुलिस ने सबके स्टेटमेंट नोट किए और सुसाइड रिकॉर्ड किया। पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया, बिना कुएं को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किए, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों किया। 1997 में हांस की मौत के कुछ टाइम पहले हांस ने एक जर्नलिस्ट को इनवाइट किया और उसने अपने इंटरव्यू में बहुत से अनस्पेसिफाइड क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट को कन्फेस किया। जर्नलिस्ट को लगा हांस डबल मर्डर केस के बारे में बात कर रहा है, जो 1959 में हुआ था, जिसमें दो यंग कैंपर्स को झील के किनारे उनके टेंट में ही मार दिया गया, जस्ट लाइक लेक बॉटम मर्डर्स। और जब जर्नलिस्ट ने डायरेक्टली पूछा हांस से लेक बॉटम मर्डर्स इन्वॉल्वमेंट के बारे में, हांस ने कन्फेस नहीं किया और कुछ टाइम बाद हांस की मौत हो गई। हांस चला गया और साथ ले गया इस राज की आखिरी उम्मीद में। नील्स गुस्टाफसन अपने 1960 वाले ट्रॉमा से मूव ऑन कर चुका था और अपनी बीवी के साथ अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड कर रहा था। लेकिन एक दिन जो उसके आगे आने वाले टाइम में नया ट्रॉमा बनने वाला था। 2004 का एक दिन, जब नील्स ने अपने दरवाजे पर पुलिस देखी, हाथ में अरेस्ट वारंट था और साथ में 44 साल पुराना खून भी। पुलिस ने क्राइम सीन से करीब 1 किलोमीटर दूर हाफ क्यूरेड जूते बरामद किए, जिस पे खून लगा था बाकी तीनों का, और उन जूतों का साइज 44 साल पहले के नील्स के जूतों के साइज का था। फिनिश पुलिस ने कोल्ड केस रीओपन किया फोरेंसिक टैग के थ्रू। ब्लड एविडेंस और वुंड्स एनालिसिस के बेस पर उन्होंने बोला नील्स ने ही अपने दोस्तों का मर्डर किया है। वो जेलस था माइला से झगड़ा होने के बाद। 2004 का अरेस्ट रीजन, नील्स ने अपनी गर्लफ्रेंड माइला से झगड़ा किया, गुस्से में उसका मर्डर किया। बाकी दो फ्रेंड्स ने देखा, उनको भी मार दिया। अपने इंजरीज खुद को देखकर स्टेज्ड सीन बनाया, बेहोशी का नाटक किया। 2005 में ट्रायल्स स्टार्ट हुए, हेडलाइंस बनी सर्वाइवर टर्न सस्पेक्ट, बट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट ने माना इंजरीज जेन्युइन थी, डीएनए इनकॉन्क्लूसिव था, नो मोटिव प्रूफ। 2005 में नील्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सो ये थी लेक बॉटम की कहानी, जहाँ मौत थी, राज था और एक जिंदा गवाह, जैसे कभी सबूत मिलके भी आजादी नहीं मिली। सच क्या था? शायद लेक के पानी में वो हमेशा के लिए छुपा लिया। अगर आपको लगा कि केस खत्म हो गया, तो याद रखो, कुछ कहानियां सिर्फ बंद होती हैं, खत्म नहीं। तो गाइस, जब मैंने इस केस के बारे में पढ़ा, मेरा दिमाग पूरा ब्लैकआउट हो गया। इतनी पॉसिबिलिटीज, इतने ट्विस्ट, जितना पढ़ो उतना कंफ्यूज हो जाओ। मैंने ये कहानी मल्टीपल सोर्सेज से पढ़कर कंपाइल की है।
अगर कोई गलती हो गई हो या कोई थ्योरी आपके पास हो, कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है, कातिल कौन था? एक था या एक से ज़्यादा? और क्या लेक बोर्डम का राज कभी खुल पाएगा? तो अगर आप लोगों को इसकी पॉसिबिलिटीज़ पे एक सेपरेट वीडियोस चाहिए जिसमें मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो, तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगला राज सबसे पहले तुम तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जून के साथ। जय हिंद, जय भारत।